तो चलो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर नंबर 14 गुड सेट 2020 पेपर सेट कुमार। सही है, उसमें से पेपर नंबर 14 आज सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपने पहले कर लिया होगा, तो जो भी डाउट्स है वो सारे इस वीडियो सॉल्यूशन में आप देख पाओगे। पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम ईच आर दिस एंड दिस। मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्बियन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज। दोनों चार्ज हमको सेम दिए है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। दोनों के पोजीशन वेक्टर है 2 3 1 -1 लिख सकता हूं, और दूसरा जो है वो हमारे पास है 3 5 और 1। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस R1 और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे फिर। तो यहाँ पे R2 माइनस R1 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 3 2 और 1 माइनस -1, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो 1 + 4 + 4, तो ये क्या हो गया 3 मीटर। अभी हमारे पास सिंपल हो गया, फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन R²। K की वैल्यू ले लेते हैं 9 × 10⁹। चार्ज आपके पास है 2 × 10⁶, दोनों सेम है इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर कर लेता हूँ, अपॉन डिस्टेंस आपके पास है 3। यूनिट देख लेने के बाद मीटर है तो मीटर का 3 का स्क्वायर कर दिया, ये दोनों निकल गए, तो 4 × 10⁻³ न्यूटन है। कोई आसान आंसर? तो हमारे पास दिया गया है कहाँ पे, ए में। सेकेंड, इफ flux emerges out and emerges in are phi1 and phi2 respectively, charge enclosed in the surface area. As per Gauss law, enclosed flux is equal to, मतलब flux associated with the surface is equal to the enclosed charge upon epsilon naught. तो हमको चार्ज फाइंड करना है, सिग्मा Q enclosed is equal to phi into epsilon naught। तो हमको नेट फ्लक्स लेना पड़ेगा, तो नेट फ्लक्स कौन सा लेंगे, तो जो बाहर जा रहा है इसको हम पॉजिटिव गिनेंगे, और जो अंदर एंटर हो रहा है उसको हम नेगेटिव गिनेंगे। क्यों? इमर्जेस आउट, क्योंकि हमको मान लो कि कोई सरफेस है उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइंस बाहर जाएगी, तो इसको हम पॉजिटिव गिनेंगे फ्लक्स, और जो अंदर एंटर होगी वो नेगेटिव चार्ज की होगी, तो एंटर होने वाला फ्लक्स हम नेगेटिव लेंगे। सही है, तो यहाँ पे आउट कौन हो रहा है, phi1, इन कौन हो रहा है, phi2, तो यहाँ पे phi1 पॉजिटिव और phi2 नेगेटिव, और इनटू एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं। कहाँ पर है आंसर, तो आपको मिल जाएगा डी में। थर्ड, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड दिस मच एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, कोई वायर है जिसपे लैम्बडा जितनी लीनियर चार्ज डेंसिटी है उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k λ/r। आपको लैम्बडा फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 2ER/2k। ई कितना है बच्चों, 9 × 10⁴। डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻², 2, और k की वैल्यू लिख सकते हैं 9 × 10⁹। ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो -7 कूलम्ब पर मीटर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आपको माइक्रो में सेट करना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ 0.1 × 10⁻⁻6 कूलम्ब पर मीटर लिख लूँगा, तो ये हो जाएगा माइक्रो। कहाँ पर है, 0.1 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर। सरफेस ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड एट 0 पोटेंशियल। अर्थिंग करते तो हम पोटेंशियल क्या ले लेते हैं, 0। फिफ्थ, 2 कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ electric potential -20 volt to some other point. The work done is 200 joule. Then electric potential of second point is, हमने पढ़ा है कि कोई Q चार्ज जब V1 पोटेंशियल से V2 पोटेंशियल मूव करेगा तो वर्क डन होता है Q × V2 - V1, Q × ΔV। इट इज अ वर्क डन। वर्क डन कितना है बच्चों, 200 जूल। चार्ज कितना है, 2 कूलम। V2 बच्चों कितना है पता नहीं, और V1 कितना है, V1 हमारे पास है, कितना है, V1 हमारे पास है -20। तो ये नीचे डिवाइड होगा, 2 कूलम है ना, हाँ ओके। तो 100 इज इक्वल टू V2 + 20, तो V2 आपको क्या मिलने वाला है, 80 वोल्ट। कहाँ पर है, ऐसा आंसर ये रहा। 6. Energy of charge capacitor is U. Now it is removed from battery and then it is connected to another identical uncharged capacitor in parallel. What will be the energy of each capacitor now? देख लो बच्चों,
हमने सबसे पहले तो कैपेसिटर लिया, उसको एक V वोल्ट की बैटरी से हमने उसको चार्ज किया, तो ऑब्वियसली इस पर कुछ चार्ज आया होगा जिसको हम बोल देंगे Q, तो उसकी एनर्जी होगी Q²/2C। कोई बोलेगा सर आपने 1/2 CV² क्यों नहीं लिया? याद रहे बच्चों, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बैटरी को रिमूव करने वाले हैं तो मैं 4 लेता हूँ यहाँ पे। फिर हमने उसको बैटरी से रिमूव कर दिया और सेम आइडेंटिकल कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली दोनों पे चार्ज हाफ हाफ हो जाएगा, इसके Q/2 इस पे Q/2। इसका कैपेसिटेंस C था, इसका ये दोनों का C है। हाँ, तो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की एनर्जी क्या होगी भाई, ये दोनों सेम है तो उनकी एनर्जी बोलेंगे तो Q²/2C। Q² मतलब हर एक पे चार्ज कितना है Q/2/2C, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q²/2C। अरे Q²/2C, और ये जो है उसको मैं नीचे लाऊंगा, तो ये कौन हो गया भाई, ये उसकी ओरिजिनल एनर्जी हो गई पूरे एक कैपेसिटर की। तो हर एक कैपेसिटर के पास टोटल एनर्जी का 4 पार्ट जितनी एनर्जी बाकी रहेगी। हाँ, सिस्टम की बोलेंगे, सिस्टम की फाइनल एनर्जी, तो वो 2 × U/4 करना पड़ेगा, तो वो U/2 आंसर आएगा। लेकिन अभी हमको इंच कैपेसिटर बोला है तो आंसर क्या लिखेंगे, U/4। और लॉस बोला है तो टोटल कितनी थी U, अभी बाकी कितनी रही U/2, तो U/2 जितनी लॉस होगी इनिशियल में से फाइनल माइनस कर देना। 7 क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रोटॉन बीम हैविंग इलेक्ट्रिक करंट 1 microampere is 0.5 mm² and moving with velocity 3 × 10⁴ m/s, so the current density, अरे यार यूनिट तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी के दिए हैं, थोड़ा लफड़ा है यहाँ पे चार्ज डेंसिटी होगी, शायद चार्ज डेंसिटी होगी, करंट डेंसिटी तो नहीं होगी। देखो ना, जो करंट डेंसिटी होती तो डायरेक्ट आंसर आ जाता I/A। आई कितना बच्चों, 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपको दिया 0.5 × 10⁻⁻6, तो ये 2 एम्पियर/मीटर आ जाता। लेकिन यूनिट है नहीं, तो मैं तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी पूछी है तो नॉन ऑफ दिस, करंट डेंसिटी पूछी है तो नॉन ऑफ दिस आंसर आएगा, क्योंकि यूनिट ही सेट नहीं हो रहा है। देखो करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, एम्पियर/मीटर²। सही है कि नहीं, पक्का? लेकिन बच्चों हम थोड़ा इसको करेक्ट करते हैं। चलो मान लो कि ये कोई प्रोटॉन बीम जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे सपोज, तो टी टाइम में जो भी डिस्टेंस कवर होगा वो कितना डिस्टेंस कवर होगा, VD × T। भाई वेलोसिटी कितनी है, 3 × 10⁴, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, वेलोसिटी जितना कवर होगा कि नहीं, तो हम T 1 सेकंड ले लेंगे। सही है। हमको चार्ज डेंसिटी चाहिए, चार्ज डेंसिटी। हाँ, तो यहां पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, VD ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू I/ANE कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। तो हमको चार्ज डेंसिटी चाहिए ना, तो नंबर डेंसिटी लानी पड़ेगी, फिर ये वॉल्यूम कितना है वो हमको करना पड़ेगा। भाई ये वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम बोलेंगे तो ये जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये लेंथ, तो वॉल्यूम V हो जाएगा आपका A × VD। ओके, और फिर चार्ज का भी तो जुगाड़ करना पड़ेगा, चार्ज का भी तो जुगाड़ करना पड़ेगा। नंबर डेंसिटी हमारे पास है VD I/ANE, N इज ए नंबर डेंसिटी है। चलो एक काम करता हूँ, मैं पहले नंबर डेंसिटी फाइंड कर लूँ, मैं पहले नंबर डेंसिटी फाइंड कर लेता हूँ। तो नंबर डेंसिटी क्या होगी, नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू I/VD/AE। ये नंबर डेंसिटी मिल गई, मतलब यूनिट वॉल्यूम में इतना प्रोटॉन्स होंगे यूनिट वॉल्यूम में, तो V वॉल्यूम में कितने होंगे, तो इनका चार्ज क्या होगा, इतना इसका चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज हुआ, अरे इस पे वॉल्यूम कितना, यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज, यूनिट वॉल्यूम है मतलब इतनी नंबर डेंसिटी है, हम मल्टीप्लाई बाय E करेंगे। एक मिनट बच्चों, इसको थोड़ा ठीक करते, ये नंबर डेंसिटी है, तो नंबर डेंसिटी को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो I/AVD × E होगा। अब ये वॉल्यूम टोटल कितना, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इतने में, तो यूनिट वॉल्यूम में इतने,
तो ये वॉल्यूम कितना है, A इंटू वी डी। टी को हमने 1 ले लिया, टी को हमने 1 ले लिया, हो गया बच्चों। तो वी डी तो कट हो गई यहाँ पे, ए भी कट हो गए, तो n इज इक्वल टू आई अपॉन टी हो गया। और इसको हम डिवाइड करने वाले हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज हो गया क्यू एन इंटू ई। क्या बात, ये तो वापस आई आ रहा है, तो ये आई आ गया, इतने वॉल्यूम में चार्ज कितना, आई बाई ई, तो आई आ गया। ओके, और अभी मुझको कर चार्ज डेंसिटी चाहिए, तो मैं क्यू बाई वी कर लेता हूँ। अरे डायरेक्ट आ जाता ना भाई, क्यू बाई वी मुझको करना है, तो मैं क्या करता, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कर लेता एन ई अपॉन वॉल्यूम कितना, ए इंटू वी डी में कर लेता। सही है, एन कितना आ गया, आई के बराबर आ गया, तो मैं यहाँ पे आई ही कर लूँगा, ए अपॉन वी डी हो जाएगा। चलो इसको टैकल करते हैं अभी। तो ये क्या 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶, और वी डी कौन है 3 इंटू 10⁻⁴, 1.666 जैसा कुछ आता रहेगा ये, इंटू 10⁻⁻⁴, 6.6 इंटू 10⁻⁻⁵, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। देखो ये है, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाता। सही है, लेकिन मेरी जो मैंने सोचा था सही था, ये चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए, करंट डेंसिटी नहीं होनी चाहिए। चलो 8, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, one ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ मैग्नीज हैव द सेम रेजिस्टेंस, विच वायर इज थिकर। चलो कॉपर और मैग्नीज भाई दोनों के रेजिस्टेंस सेम है, तो इसका रो सी यू एल दोनों का सेम है, ए सी यू हम लिख सकते हैं, रो एम एन एल अपॉन ए एम एन, क्योंकि बच्चों यहाँ पे लेंथ दोनों की सेम है, सेम इक्वल लेंथ दी है। हाँ, तो ऑब्वियसली रो प्रोपोर्शनल टू ए बोल सकते हैं, जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा वो थिकर होगा। मतलब यहाँ पे कौन होगा, मैग्नीज जो एलॉयज़ है, एलॉयज़ उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, तो उसका एरिया भी तो ज़्यादा रहेगा। 9, इफ रीडिंग इन एमीटर A1 इज 3 एम्पियर, देन द रीडिंग इन A2। पर देखो यहाँ पे एम्पियर आपको 3 एम्पियर दिए हैं, हमको पता है कि ये और ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, पैरेलल है तो दोनों का पीडी सेम होगा। यहाँ का पीडी लिखूँ तो मैं I1 R1 और यहाँ पे लिख देंगे तो I2 R2। I1 आपको 3 दिया है, ये आपके पास 20 है, I2 आपको फाइंड करना है और ये 30 है, तो I2 आप कर लोगे तो क्या आएगा 2 एम्पियर आ ही जाएगा। सही है बच्चों। 10, a circular coil of wire consisting of 100 turns, each of radius 8 centimeter, carries a current of 0.4 ampere. What is the magnitude of magnetic field at the center of coil? कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है μ0Ni/2r। सिंपल चीज, ये हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स आर 100 एंड करंट इज गिवन 0.4 upon 2, or what is radius, it is 8 centimeter, so we can write it is radius, okay, 8 into 10⁻⁻2, so ये हो जाएगा पाई 3.14 वाला आंसर आएगा। लेकिन क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे करेंगे तो 2 से 2 पाई हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये कट होके नीचे 10 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पाई 3.14 लिख सकते हैं इंटू -1, यहाँ पे -4 वाला आंसर आएगा 10⁻⁻4 टेस्ला। कहाँ पर है ऐसा, तो आपको मिल जाएगा बी में। 11, a conducting wire of 2 meter length is used to form a circular loop. If it carries a current of 2 ampere, its magnetic moment will be। देखो एक वायर है जिसकी लेंथ है L, हम उसको सर्कुलर बैंड करने वाले हैं जिसकी रेडियस होगी R। तो सिंपल, जो हमने सर्कल बनाया उसका जो सर्कमफरेंस होगा कितना 2 पाई R, वो इसी वायर में से बना है तो उसकी लेंथ होगी L, तो सर्कमफरेंस 2 पाई R इज इक्वल टू L, सो R इज इक्वल टू L अपॉन 2 पाई। ओके, तो सबसे पहले हमने L और R के बीच का रिलेशन ले लिया। अभी हमको मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए लूप की, तो उसका फॉर्मूला क्या है, NIA, N आर द नंबर ऑफ टर्न्स में, नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ पे एक ही है,
तो यहाँ पे इसको 1 बोलेंगे। करंट I और इसकी जगह पे लिखने वाले हैं पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ रिंग, सही है ना, वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर। I पाई आर की जगह पे क्या लिखेंगे L अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 निकल जाएगा तो I L स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, सही है। चलो तो यहाँ पर करंट कितना 2 एम्पियर, लेंथ कितनी 2, तो दोनों रखेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन पाई। अरे पाई 1 रह गया ना बच्चों, ये 1 पाई कट हो जाएगा, ये 1 पाई कट हो जाएगा, 1 पाई कट हो जाएगा ना यहाँ पे, सही है। तो आपका आंसर आ गया 2 अपॉन पाई। 12. At what distance of 10 centimeter from a long straight wire carrying current, the magnetic field is this much? At distance 40 centimeter, the magnetic field. करंट कैरिंग वायर के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r, सिंपल। तो इट मीन्स B प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। Now put in the ratio form, so B2 upon B1 is equal to R1 upon R2. So B2 initial magnetic field was 0.04, initial distance was 0. कहाँ गया इनिशियल 10 सेंटीमीटर, ओके 1 कर देता हूँ और ये 0.4 कर लेता हूँ, तो अब B2 यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा 0.01 टेस्ला। सिंपल यार, डायरेक्ट भी बोल सकते थे, डिस्टेंस 4 टाइम्स हो रहा है, 10 सेंटीमीटर था 40 हुआ, डिस्टेंस 4 टाइम्स हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड 4th पार्ट का हो जाएगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी डायरेक्शन में होगी, तो प्लेन को परपेंडिकुलर, जो रिंग बनेगी उसके प्लेन को परपेंडिकुलर, हाँ मैग्नेट का है तो S2N की डायरेक्शन में, लेकिन जो कोई रिंग है डायपोल बन रही है तो फिर उसमें हम राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करके फाइंड कर सकते हैं। 14. A bar magnet of length L, pole strength P, and magnetic moment is split into 2 equal pieces, each of length L by 2. Each of length L by 2, the magnetic moment and the pole strength of each piece respectively. आपने इसको ऐसे कट किया है, ये मैग्नेट था, ये उसकी पोल स्ट्रेंथ या तो उसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक चार्ज, इसका डायपोल मोमेंट होगा ये वाला, आपने उसको ऐसे कट किया। जो ऐसे कट करोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगी, लेकिन पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो QM का QM ही है, मतलब यहाँ पे P बोला है तो हम P लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा P एंड M by 2, मैग्नेटिक मोमेंट M by 2 हो जाएगी, रो P रहेगा। 15. Pole strength of a magnet is 5 ampere meter and the magnetic length of its is 10 centimeter. Calculate the magnetic moment. सिंपल है, मैग्नेटिक डायपोल या तो मैग्नेट, उसका पोल स्ट्रेंथ क्या है QM और उसकी दोनों के बीच की लेंथ L है तो QM इंटू L। पोल स्ट्रेंथ आपको दिया है कितना 5 और लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 लेंथ, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल 0.8, यूनिट लिखोगे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। कहाँ पर है आंसर ए में। 16. Magnitude of EMF produced in a coil when magnet is inserted in the coil does not depend on, भाई EMF की बात हो रही है तो याद रखो EMF किसके बराबर होता है, d by dt, नेगेटिव साइन में निगलेक्ट कर देता हूँ तो फाई लिखना है तो लिख सकते हैं, चलो d फाई अपॉन dt, ठीक से लिखता हूँ थोड़ा, तो ये होगा बच्चों d फाई अपॉन dt, E इज इक्वल टू माइनस d बाई dt, और फ्लक्स की जगह पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं NAB cos थीटा, या तो इमोशनल EMF है तो हम ये भी लिख सकते हैं माइनस BVL। तो देखो तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे डिपेंड करेगा, किस पे नहीं करेगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। 17. One coil with 40 turns and 4 centimeter square area of cross section is kept perpendicular to one uniform magnetic field of flux density B. When this loop is pulled out of magnetic field suddenly, 2 into 10 to power minus 4 electric charge flows through it. If the resistance of this coil is 80 ohm, then phi is. देखो हमने एक चीज पढ़ी है, इंड्यूस्ड चार्ज क्या होगा, इंड्यूस्ड चार्ज इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले आपकी जो लूप थी वो उसका प्लेन परपेंडिकुलर था तो उसका एरिया वेक्टर 0 डिग्री पे होगा, और उस वक्त इनिशियल फ्लक्स देखने जाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा,
NAB cos 0, सही है, आपने परपेंडिकुलर रखा है तो प्लेन परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर उसको पैरेलल होगा। नंबर ऑफ टर्न्स आर 40, क्रॉस सेक्शन इज 4 × 10⁻⁴, देखो ये देख सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, नहीं वो तो फाइंड करना है तो उसको बी ही रखो, चलो भाई, लेकिन हमको कुछ और दिया होगा, क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, चलो तो ये आपका इनिशियल फ्लक्स हो गया। फाइनल फ्लक्स कितना हो गया, 0, क्योंकि आपने उसको बाहर ले लिया, पुल आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो 0 हो गया। सही है बच्चों। रेजिस्टेंस आपको दिया है 80, ये आपका R है, तो फिर आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, बस यहाँ पे रख दो। चार्ज आपके पास है तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू वो कितना 40, अरे डायरेक्ट वैल्यू लिखो ना बच्चों अभी, चलो तो चार्ज कितना है आपके पास 2 × 10⁻⁴, डेल्टा फाई तो 40 × 4 × 10⁻⁴ इंटू बी अपॉन R बोले तो 80 तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 2 कट हो जाएंगे, तो B इज इक्वल टू आपको 1 टेस्ला जैसा कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 1 टेस्ला या तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 18 द ट्रांसफॉर्मर रेशियो ऑफ 1 ट्रांसफॉर्मर इज 1:2, बट ट्रांसफॉर्मर रेशियो बोला है तो ऑलवेज सेकेंडरी टू प्राइमरी आएगा और वो आएगा 2:1। इफ Lagrange's cell having EMF E is equal to 1.5 volt is connected to primary coil of transformer, then the voltage across its secondary, हमने फॉर्मूला पढ़ा है VS/VP इज इक्वल टू NS/MP, तो VS कितना है पता नहीं, VP हमको दिया है Lagrange का 1.5 और ये रेशियो हमारे पास 2:1 है, तो यहाँ पे कर लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3, है ना। 19 इन अ गिवन सर्किट V टोटल वोल्टेज इज गिवन 5 वोल्ट, VL ये आपको 3 वोल्ट दिया है और VR फाइंड करना है, तो इसी सर्किट में हमको पता है कि V इज इक्वल टू √ VR² प्लस VL², स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो V² इज इक्वल टू VR² प्लस VL²। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू VR² वी हैव टू फाइंड एंड 3² 25 9 और ये VR² हो गया, तो VR² इज इक्वल टू 16, सो VR इज इक्वल टू 4 वोल्ट। 20 इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर ऑफ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज 10 ओम। देखो आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो 200 हर्ट्ज पूछा है फ्रीक्वेंसी के लिए, तो हम लिख सकते हैं कि भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल क्या होता है, ω/L इज इक्वल टू 2π/μL, सो एक्सएल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अभी डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हो, जब 50 हर्ट्ज था तो इंडक्टिव रिएक्टेंस 10 था, जब आपने 200 फ्रीक्वेंसी कर दी, मतलब 4 टाइम्स फ्रीक्वेंसी कर दी, फ्रीक्वेंसी आपने 4 टाइम्स कर दी, तो ये रेजिस्टेंस भी आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, तो एक्सएल आपका हो जाएगा 40 ओम, सिंपल। 21 कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वॉट बल्ब एट द डिस्टेंस 3 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, एज्यूम दैट द एफिशिएंसी ऑफ बल्ब इज दिस। देखो एक सिंपल चीज, हमको यहाँ पे ये जो 100 वॉट का बल्ब है बोला है, इसका मतलब हो गया 100 जूल पर सेकेंड, लेकिन इसका मतलब क्या कि जो बल्ब यूज करेगा वो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करेगा, इलेक्ट्रिक पावर, ये उसका इलेक्ट्रिक पावर दिया है, लेकिन हमको रेडिएशन एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है 2.5%। व्हाट डज इट मीन कि जितना भी पावर इलेक्ट्रिक यूज हो रहा है उसकी 2.5% ही रेडिएशन पावर में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं रेडिएशन पावर यहां पे लिखूंगा या तो रेडिएशन पावर, सो PR इज इक्वल टू 2.5% ऑफ टोटल वॉट, ये हो गया, तो PR आपको मिल जाएगा 2.5 वॉट डिवाइडेड 100 करो कितना मिलेगा। अभी आपको चाहिए इंटेंसिटी, भाई इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, पावर आपका है 2.5, एरिया ले लोगे 4π, आपने 0.4 लिया है तो पूरा रेडिएशन सभी डायरेक्शन में जाएगा, तो जो सर्कुलर जो सरफेस बनेगी वो स्फेरिकल होगी, और वहां पे डिस्टेंस दिया है 3 मीटर स्क्वायर, तो उसका सरफेस एरिया होगा 4πr², तो ये आ गया आपका इंटेंसिटी। बस ऐसे ही रखना है तो ऐसे ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी चलो, अभी मुझको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, सो हमने पढ़ा है I इज इक्वल टू रो सी, रो की जगह पे लिख सकते हैं
एप्सिलॉन 0 ई आर एम एस स्क्वायर इंटू सी, तो ई आर एम एस स्क्वायर को सब्जेक्ट बना देंगे तो आई अपॉन एप्सिलॉन 0 सी। अभी ये वैल्यू वहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो आई की वैल्यू पहले रख देते हैं, तो 2.54 पाई इंटू 3 का स्क्वायर, सही है, मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, और सी की बात करेंगे तो 3 इंटू 10 टू 8। चलो अभी इसको तो कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, वो -12 और 8 -4 ऊपर ले जाके 10,000 कर लेता हूँ, तो ऊपर हो जाएगा 25,000, नहीं 2,50,000 हो जाएगा, नहीं 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 25,000 होगा, सही है, ओके। 4 पॉइंट कवर करने, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 8.85 डिवाइडेड बाय 3, ये आ रहा है 8.33, लेकिन ये तो E0 स्क्वायर आ रहा है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 2.89 कितना आ रहा है, 2.89 वोल्ट पर मीटर, सिंपल आना चाहिए। 22 विच लैंप इज यूज्ड इन अ फिजियोथेरापी, अरे पता होना चाहिए यार, बराबर है, कौन, इंफ्रारेड। फोकल लेंथ ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस हुज सरफेसेस हैव इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, हमने एक लेंस लेना है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों कितनी है, आर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, बाहर का मीडियम n एयर इज इक्वल टू 1 और ये n ग्लास इज इक्वल टू n ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1, 1/r1 माइनस 1/r2। चलो तो फिर यहाँ पे आउटर मीडियम n लेंगे, ये 1/1, ये 1/r हो गया, यहाँ से घुसेंगे तो कॉन्वेक्स है और यहाँ पे अंदर जाएंगे तो माइनस है, तो 1/- है, तो ये n-1 इंटू 2/r, ये आपका आ गया 1/f, तो आपको उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा r/2 इंटू n-1, डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। 24 द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 3 इंटू 10 टू 18 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ भी बोलो रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स नॉट द मीडियम चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी। 25 इफ f इज इक्वल टू 0.5 मीटर फॉर अ ग्लास लेंस व्हाट इज द पावर p इज इक्वल टू 1/f, 1/0.5, तो ये हो जाएगा +2 डायोप्टर, क्या हो जाएगा, +2 डायोप्टर। 26 इन द इंटरफेरेंस पैटर्न एनर्जी, भाई याद रखो एनर्जी नाइदर लॉस्ट नॉर डिस्ट्रॉयड नॉट जनरेटेड, जो भी एनर्जी होगी वो क्या होगी, रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, जहाँ पे इंटरफेरेंस बनेगा ब्राइट फ्रिंज बनेगी, बराबर, कंस्ट्रक्टिव बनेगा, वहाँ पे एनर्जी मर्ज हो जाएगी, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बन रहा है वहाँ से रिमूव हो जाएगी, मतलब रहेगी तो उतने में लेकिन उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब कंजर्व्ड बट इट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, लिख सकते हो। 27 रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज आर दिस, भाई देखो दो कोहेरेंट सोर्सेज है, उनका एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है 5:2, तो आपको चाहिए इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। चलो कंस्ट्रक्टिव कहाँ, जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी, डिस्ट्रक्टिव कहाँ पे, जहाँ पे मिनिमम बनेगी, तो हमको पता है कि I प्रोपोर्शनल टू होता है E स्क्वायर, लेकिन जहाँ पे मैक्सिमम बनेगी वहाँ पे E1 प्लस E2 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे E1 माइनस E2 का स्क्वायर होगा, तो हमको ये रेशियो दिया है, तो आप यहाँ पे E1 प्लस E2 E1 माइनस E2 कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करके भी कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट इसको 5 मान लो, इसको 2 मान लो। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये 5 + 2 और ये 5 - 2 करके स्क्वायर कर देता हूँ तो भी हो जाएगा, तो 7/3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49 डिवाइडेड बाय 9। 28 मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, फ्रीक्वेंसी इज अ c/λ, c कितना बच्चों, 3 इंटू 10 टू 8, लैम्बडा क्या है 589, तो 5.89 इंटू 10 टू पावर -7, तो ये 0.509 जैसा कुछ आएगा, और ये 10 टू 15, तो ये 14 वाला आंसर पावर सेट कर लोगे तो हो जाएगा। 29 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अभी हमने फॉर्मूला लिखा इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया,
पावर होता है वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। जो डायमेंशन देखने जाएंगे तो m1 L2 T माइनस 3 अपॉन L2, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो m1 L0 T माइनस 3, ये दोनों सेम ही है, मतलब दोनों आंसर आएंगे। सही है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, दोनों सेम ही है। 30 अ मूविंग पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम हैविंग सेम वेवलेंथ एज इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस मच विल हैव वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन। भाई क्या बोला है, जितनी डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी है, कोई पार्टिकल की है, उतनी ही इलेक्ट्रॉन की है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एच अपॉन एम वी, लेकिन ये पार्टिकल के लिए लिखा और ये मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा। इट मीन्स सेम हो गया कि भाई दोनों का मोमेंटम सेम होगा, तो एच करके उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो उल्टा कर लिया तो एम ई वी ई कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे लिखूँ एम ई वी ई। चलो, तो फिर यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, तो पार्टिकल की वेलोसिटी इज इक्वल टू एम ई वी ई अपॉन एम पी। इलेक्ट्रॉन का मास आपको दिया है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपके पास है 3 इंटू 10 टू 6, और पार्टिकल का मास आपको दिया है 1 मिलीग्राम, ये -6 आएगा, मिली का -3 और ग्राम का और -3 केजी में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ जाएगा, यह आ जाएगा 27.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, यही होगा ना। अरे 19 आएगा बच्चों, और तो मैंने 31 को तो देखा भी नहीं, ये 19 आएगा। एक कवर कर लोगे तो -18 वाला आंसर आ जाएगा। चलो 31 4 फोटोन ऑफ लैम्बडा लेस देन लैम्बडा 0। भाई लैम्बडा 0 कौन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और आपने जो वेवलेंथ रखी है वो तो उससे ज़्यादा है, तो एनर्जी कम होगी और उसके कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा नहीं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। हाँ, जो लैम्बडा लेस देन लैम्बडा 0 होता तो फिर एमिट होते, तो फिर 4 फोटोन इंसिडेंट किए, 4 इलेक्ट्रॉन जनरेट होते, लेकिन बच्चों आपने वेवलेंथ ज़्यादा रखी है तो एनर्जी कम हो जाएगी। सही है। 32 द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ 1s2 वेरी स्लाइटली फ्रॉम द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम बिकॉज, ओके देखो हाइड्रोजन होता है 1h1 और ड्यूटेरियम होता है 1h2, तो यहाँ पे देखो इसमें बाकी सब एलिमेंट से में हाइड्रोजन, लेकिन इसमें एटॉमिक मास कितना है 2 और इसमें एटॉमिक मास 1 होगी, मतलब उसकी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाएगी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी वो सब चेंज हो जाएगी, और उसके कारण आपको यहाँ पे डिफरेंट थोड़े स्पेक्ट्रम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मास ऑफ बोथ न्यूक्लियाई इज डिफरेंट। 33 व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम एटम इन 5th ऑर्बिट। भाई एंगुलर मोमेंटम की जब भी बात हो तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला याद रखो, NH अपॉन 2π, तो यहाँ पे 5H अपॉन 2π, 5 H की वैल्यू 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, यहाँ पे 2 और ये 3.14, ये 1 पॉइंट समथिंग 5 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, तो आप सेट कर लेना कैलकुलेटर से, ये आंसर आपका सेट हो जाएगा। 34 द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज दिस मच। इनरमोस्ट मतलब ये कौन सी, R1 दिया है, फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस इतनी है, R1 इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर। आपको सेकंड और थर्ड ऑर्बिट में चाहिए, R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, हमने पढ़ा हुआ है कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो हमको सेकंड ऑर्बिट में चाहिए, तो जो यहाँ पे सेकंड रखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगी। आप रेशियो लेके भी कर सकते हो, बाकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो रेडियस होगी उससे आप यहाँ पे 2 रखोगे तो स्क्वायर होके 4 टाइम्स हो जाएगी, तो 4 इंटू 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, ये हो जाएगा 21.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, ये हो गया 2.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। इसको एंगस्ट्रॉम बोल सकते हो, चलेगा चलेगा। अभी थर्ड ऑर्बिट में चाहिए, तो थर्ड ऑर्बिट में चाहिए तो यहाँ पे 3 रखोगे तो 9R1 आ जाएगा, 9 इंटू 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, ये हो गया 47.7 इंटू 10 टू नहीं 11 है, ये 11 है, तो यहाँ पे 11, तो 4.77 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, इसको आप एंगस्ट्रॉम बोल सकते हो। तो आपका आंसर जो आएगा वो C वाला आएगा। सही है, सही है। 35 द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम इज 2.2 मेगा eV, ओके, एंड हीलियम इज 28। इफ
2 ड्यूटेरॉन आर फ्यूज टू फॉर्म 1 अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस, देन द एनर्जी रिलीज्ड। 2 ड्यूटेरॉन 1h2 और 1h2 उन्होंने मिलके बनाया 2He4, तो एनर्जी कितनी, चलो इसकी बाइंडिंग क्या होगी 2.2 मेगा eV, लेकिन बाइंडिंग है मतलब नेगेटिव करेंगे, इसकी भी होगी 2.2 मेगा eV, लेकिन बाइंडिंग है नेगेटिव करेंगे, इक्वल टू He क्या होगा, इसकी बाइंडिंग आपको डायरेक्ट दे दी है तो 28 प्लस E, लेकिन बाइंडिंग है नेगेटिव करेंगे, सो E इज इक्वल टू, इसको ऑपोजिट भेजेंगे तो 28 और ये दोनों का मिला के -4.4 क्या आएगा 23.6 मेगा eV। 36 if the radius of nuclei is 3.6 Fermi then the atomic mass number of its atom is, रेडियस का फॉर्मूला हम क्या पढ़े, R इज इक्वल टू R0 a⁻⁴ ये कौन 3.6 फर्मी, ये कौन 1.2 फर्मी और a⁻⁴ तो हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे रेशियो इसको डिवाइड करोगे तो 3 इज इक्वल टू a⁻⁴, तो a आपका हो जाएगा 3 का क्यूब, 27 वाला आंसर आपका आ ही जाएगा। 37 द बाइंडिंग एनर्जी पर, अरे आगे वाला तो था अभी, यही तो आंसर आ रहा था। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूटेरॉन, पहले हमको टोटल बाइंडिंग एनर्जी दी थी, यहाँ पे पर न्यूक्लियन दी है कुछ नहीं वही है। एंड हीलियम न्यूक्लियस 2He4 इज 1.1 एंड 7 मेगा eV रिस्पेक्टिवली। इफ 2 ड्यूटेरॉन न्यूक्लियाई रिएक्ट टू फॉर्म सिंगल हीलियम न्यूक्लियस देन द एनर्जी रिलीज्ड इज, देखो 2 हीलियम न्यूक्लियस फिर से अभी जो पढ़ा वही है, ये मिलके बना रहे हैं 2He4 प्लस E। अभी इसकी ये MCQ था, इसमें टोटल एनर्जी दे दी थी, लेकिन यहाँ पे पर न्यूक्लियन एनर्जी दी है, तो पर न्यूक्लियन कितनी है 1.1, लेकिन ऐसे न्यूक्लियाई कितने हैं 2, न्यूक्लियंस कितने हैं 2, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा माइनस, यहाँ पर भी सेम 2 × 1.1 माइनस इक्वल टू, यहाँ पे एक न्यूक्लियन की कितनी है 7, ऐसे न्यूक्लियन कितने हैं 4 और उनकी माइनस प्लस E, तो यहाँ पे -4.4 इज इक्वल टू -28 प्लस E, सो E आपका हो जाएगा 23.6 मेगा eV। कहाँ पर है आंसर, ये रहा। 38 इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, हाफ वेव के लिए जो इनपुट होगी वही आपकी आउटपुट होगी, और आउटपुट क्या होगी 50 हर्ट्ज, जो फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो डबल होगी। 39 इफ 1 एल्यूमिनियम atom added to 10⁹ per atom of silicon then the charge on hole in 1 mole, 1 मोल में अप्रोक्सीमेटली कितने एटम्स होता है 10⁻23, लेकिन हमने पर 10⁹ एक ऐड किया, तो इंप्योरिटी कितनी ऐड हुई 1 मोल में। समझो एक चीज, हमने एक इंप्योरिटी पर 10⁹ सिलिकॉन ऐड किया, तो हर 10⁹ सिलिकॉन पे एक इंप्योरिटी, तो इतने सिलिकॉन पे 1 मोल मतलब इतने सिलिकॉन एटम में कितनी इंप्योरिटी होगी, तो ये हमने नंबर ऑफ इंप्योरिटी फाइंड कर ली। लेकिन बच्चों हमने ऐड कौन किया एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम कौन है एक्सेप्टर इंप्योरिटी, मतलब वो क्या करेगी होल जनरेट करेगी यहाँ पे, तो ये होल की डेंसिटी हो गई, यहाँ पे करेंगे तो 10⁻14। तो आपको चार्ज चाहिए तो Q इज इक्वल टू NE कर सकते हैं, 10⁻14 प्रोटॉन का चार्ज हम होल का चार्ज हम पॉजिटिव ले सकते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम मान सकते हैं। इन PN जंक्शन डेप्रेशन बैरियर नियर द जंक्शन इज ड्यू टू द डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस नियर द जंक्शन, हमने पढ़ा था जब जंक्शन के नियर इलेक्ट्रॉन होल डिफ्यूजन होगा तब एन साइड पे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के पॉजिटिव आयंस जनरेट होंगे जो पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे, और पी साइड पे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के नेगेटिव आयंस जो होंगे जो नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे, और उसके कारण जंक्शन के नियर रीजन में एन साइड पे पॉजिटिव पोटेंशियल, पी साइड पे नेगेटिव कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा विच इज कॉल्ड डेप्रेशन बैरियर। सही है, तो 40 MCQ हमने कंप्लीट किए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पेपर नंबर 15 लेके आएंगे, लेकिन तब तक मेहनत करते रहना।